कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्ते। अभी तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में 2 पाठों का अध्ययन किया। पहला पाठ विकास था और दूसरा पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तीसरे पाठ को आपको आज वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। इसके बीच में पाठ था साख एवं मुद्रा, जो कोविड-19 जैसी महामारी के कारण हटा दिया गया। अब इस पाठ से संबंधित जो एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आज हमको चर्चा करनी है। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोर्स कम हो जाता है और सारा भार कुछ ही पाठों तक निर्धारित हो जाता है, तो सभी पाठ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनमें हमको विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता होती है और ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के प्रश्न हमसे छूटने ना पाए। यदि धोखे से छूट भी जाए तो उसका अध्ययन हमें करना है, क्योंकि जो आपका अंक पत्र है वो आपकी योग्यता का वर्णन करता है। उसमें जितने ज्यादा नंबर होंगे वो आपकी योग्यता को निर्धारित करता है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला प्रश्न था, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिक विदेशी निवेश और अधिक विदेशी व्यापार के मध्य संबंध स्थापित होने से उद्योगों का एकीकरण होता है। यानी संपूर्ण विश्व में व्यापार में एक रूपता दिखाई पड़ती है। तो ऐसे एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। प्रारंभ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विदेशी कंपनियों पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। इसका कारण भी था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते उसने भारत को एक अपना उपनिवेश बना लिया था। तो ऐसी स्थितियों में कि कोई बाहरी कंपनी अपने देश में आकर के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित ना कर पाए, तो उसके लिए इन कंपनियों में कुछ ना कुछ अवरोधक लगाए गए। और यह बहुत अनिवार्य था, क्योंकि यदि अवरोधक न लगाए गए होते तो भारतीय जो उद्योग थे या उद्योगपति थे उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वैश्वीकरण का मतलब एकीकरण होता है। किसी भी व्यापार के माध्यम से विश्व का एक होना वैश्वीकरण कहलाता है। क्योंकि जो बृहद कंपनियां होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों मतलब जो एक देश से ज़्यादा कई देशों तक वो अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। के माध्यम से छोटी छोटी इकाइयां अनेक देशों में स्थापित होती हैं, जिस कारण से उनके आचार विचार, तकनीक, शिक्षा, कौशल और जो उत्पादित माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचता है
जिससे एक रूपता हमको दिखाई पड़ती है और यही एक रूपता हमारा वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, यानी इसे ही हम वैश्वीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद व्यापार एवं विदेशी निवेश पर रोक लगाया और देश के आर्थिक विकास के लिए इन अवरोधकों के माध्यम से जो हमारा स्वदेशी व्यापार था उसे स्पर्धा में बनाने योग्य रखना, ये भारत सरकार की और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, ये भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना थी। 1950 और 60 के दशक में औद्योगिकरण में बढ़ावा हुआ भारत में, नए नए उद्योगों की स्थापनाएं हैं, परंतु उस काल में कोई भी विदेशी कंपनी भारत देश में कार्यरत नहीं थी। ऐसी स्थिति के कारण जो स्वदेशी व्यापार था उसे स्पर्धा करने का अवसर ही नहीं मिला, और जहां स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वहां पर माल की गुणवत्ता और तकनीक का विकास जरूर होता है। और विश्व में आयात और निर्यात पर यदि देश पर हमको नियंत्रण स्थापित करना पड़े तो उसके लिए हमें स्पर्धा करना परम आवश्यक हो जाता है। प्रारंभ में कुछ जो आवश्यक वस्तुएं थीं, चाहे पेट्रोलियम हो या खाद्यान्न की चीजें हों, क्योंकि भारत उस समय तक आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न में, 60 के दशक के बाद वो आत्मनिर्भर हुआ। वस्त्र हो, मतलब जो बुनियादी आवश्यकताओं वाली चीजें थीं, उन आवश्यकताओं के लिए हमें उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। परंतु जब नई औद्योगिक नीति 1990 और 91 आई, जिसे हम आर्थिक नीति भी कह सकते हैं, तब यह समझा गया कि विदेशी व्यापार को हमको अपने देश में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो हमारा जो स्वदेशी व्यापार है वह इन विदेशी व्यापार के माध्यम से स्पर्धा कर सके, उनकी तकनीक को अपना सके, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सके, ताकि देश के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हो सके और जो निर्यात का जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इस प्रकार अनेक अवरोधकों को दूर करने की आवश्यकता पड़ी। तब जाकर के जब कंपनियां आई भारत देश में, तो उन्होंने छोटी छोटी इकाइयों में जो उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन को अपनी कंपनी के माध्यम से उसे खरीदना प्रारंभ किया और उत्पादन को उन्नत दशा की ओर आगे बढ़ाने का उन्हें अवसर भी प्राप्त हुआ। तो इसलिए विदेशी निवेश किसी भी राष्ट्र के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। श्रम कानून में जो लचीलापन होगा वो
कंपनियों को निम्न प्रकार से मदद कर सकता है। यदि श्रम कानून लचीला है तो ये मान के चलिए कि श्रमिकों का शोषण निश्चित है। ऐसी दशा में श्रमिकों को एक निश्चित कार्य के लिए ही रखा जाना पड़ेगा। जैसे उनका उत्पादन तौल के आधार पर होने लगेगा कि आपका 2 घंटे काम है तो 2 घंटे के लिए केवल श्रमिकों को रखना पड़ेगा और उस 2 घंटे का उन्हें कम से कम वेतन देना पड़ेगा, जिससे कंपनियों के माल के उत्पादन में उनकी पूंजी कम लगेगी और जब पूंजी कम होगी तो माल की दर जो है वो घटती चली जाएगी और वे दूसरी कंपनियों से स्पर्धा के तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। तो लचीलेपन के कारण कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। चीन में यही है कि उन्हें कम मजदूरी पर उत्पादन उनका हो जाता है, जिस कारण से चीन की वस्तुएं प्रायः अन्य देशों की वस्तुओं की तुलना में सस्ती होती हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरी कम देनी पड़ती है। दूसरा, जब लागत कम होगी तो निश्चित है कि उसका व्यापार बढ़ेगा और जब ये कई गुना बढ़ने लगता है तो उससे राष्ट्र का आर्थिक विकास तो होता ही होता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से जब पूंजी एकत्र होती है तो अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापनाएं स्वतः ही होने लगती है। तो इससे बढ़े जहाँ आबादी ज़्यादा है और कार्य कुशलता ज़्यादा है तो उन ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग बड़ी आसानी से फलीभूत हो सकते हैं। तो इस प्रकार के श्रम कानूनों के माध्यम से वस्तुओं की लागत में हम कटौती करके स्पर्धात्मक रूप में हम विश्व के व्यापार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? जैसे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसने जैसे ही भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया, यानी 1750 ईस्वी के पश्चात प्लासी युद्ध के बाद 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था और इस व्यापार के माध्यम से उसने जो भारत के लघु और कुटीर उद्योगों में उत्पादित होने वाला माल था उसे अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से अधिक आर्थिक लाभ इस कंपनी को प्राप्त होने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली गई और आर्थिक व्यवस्था के मजबूत होने के कारण उन्होंने उस धन का उपयोग भारत के भौगोलिक भूमि पर अपना अवैध कब्जा करके पूरा किया। उसी प्रकार से अन्य जो विदेशी कंपनियां हैं वो किसी दूसरे राष्ट्र में अपनी एक कंपनी की शाखा खोलती हैं, क्योंकि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जिनमें धन और बल का किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो छोटे से राज्यों में जब ये कंपनियां स्थापित होती हैं तो वो उस राष्ट्र की जो छोटी इकाइयों के उद्योग होते हैं उन इकाइयों से या उन इकाइयों को खरीद करके उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है और प्रारंभ में इन कंपनियों के द्वारा अधिक धन दे करके जब प्रलोभन दिया जाता है तो निश्चित है कि जो किसान वर्ग या काश्तकार होते हैं जो माल को तैयार करते हैं उन्हें जब ज़्यादा दाम मिलने लगता है तो वह छोटी कंपनी की बजाय बड़ी कंपनी से हाथ मिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जब एक बार व्यापार पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वह उसे बड़ी ही आसानी से उसे
उसे शोषण की अवस्था में पहुंचा देती है। इस प्रकार से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का अन्य राष्ट्रों की छोटी कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित होने लगता है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अधिक तकनीकी उन्नत कौशल और प्रशिक्षण अधिक मात्रा में होता है तथा अनुभव होने के कारण वो छोटी इकाइयों पर नियंत्रण बड़ी आसानी से स्थापित कर लेती है। साथ में कुछ स्थानीय व्यापारी वर्ग के लोगों को या उनके समूह को अपने साथ मिला करके इन कंपनियों को नियंत्रण में लाने का काम करती है ताकि संपूर्ण व्यापार पर वो अपना एकाधिकार स्थापित कर सके। अब जैसे मान लें कि हमारे यहाँ टेलीकॉम की कंपनियां अनेक हैं, एयरटेल हो, यूनिनार हो, वोडाफोन हो। इन सब कंपनियों का एक दूसरे से कंपटीशन रहता है और जब वो कंपटीशन में स्पर्धा नहीं कर पाती है तो एक दूसरे का सपोर्ट करके तीसरी कंपनी को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। कभी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद करके अपने क्षेत्र को बढ़ा करके दूसरी कंपनी से कंपटीशन भी करती है। तो ये व्यापार है। व्यापार में क्योंकि एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होता है तो आर्थिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी जो आपूर्ति है जो छोटी कंपनियों की वो प्रायः बढ़ती चली जाती है, वो उन्हीं को ही माल बेचने लगते हैं जिससे उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और वो आर्थिक रूप से और अधिक संपन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य उत्पादन की नियंत्रण वाली जो इकाइयां हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। आज की क्लास में ये जो प्रारंभ के जो 4 प्रश्न हैं इनको ध्यानपूर्वक से समझना है और उन्हें याद करने का भी प्रयास करना है। नमस्ते। कल एक नया वीडियो आप लोगों को भेजा जाएगा।